नमस्कार मित्रों, आज हम बहुत ही नए कार्यक्रम में हाजिर हैं। चुनावी दंगल। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में भाजपा कांग्रेस पूरी तरह से अपना दम लगा रही है। और इसी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश उदावत जी से, और इसी तरह से दूसरे हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजेश उदावत जी भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही पूर्व में आईडी के संचालक भी रहे हैं और भाजपा के विधायक मैन हटिया के खास माने जाने वाले नेता भी हैं। इन्होंने संघ से लेकर भाजपा तक अपनी कई जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी है और आज भी वे जो है वो चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही राकेश सिंह यादव जी की बात अगर करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बेहद करीबी और खास व्यक्ति में से रहे हैं और बेबाकी से भाजपा के खिलाफ अपने मुद्दों को दमदारी से उठाते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश सिंह यादव जी आपका। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है और ये चुनावी संग्राम जो है 10 नवंबर के दिन किस सतह पर जाकर टिकेगा ये देखने लायक होगा। आज सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक ही बात निकलकर सामने आ रही है भाजपा कांग्रेस की ओर से भाजपा के लिए कि आखिर जो चुनाव है वो क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करके आज भाजपा ने 28 चुनाव की समय ला दिया है कि 28 चुनाव क्यों हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले इसका जवाब लेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश उदावत जी से। राजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि जो आज मध्य प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है और उपचुनाव जो हो रहे हैं वो भाजपा की ओर से हो रहे हैं, भाजपा ही इसकी जिम्मेदारी। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए साहब, कांग्रेस अपने खुद के अंतर विरोध और अंतर कलह के कारण उनकी सरकार गिरी और स्वाभाविक है जब अपने घर में आग लगी हो और अपने चिराग से आग लगी हो तो दोष किसको दें? तो घर के लोगों को दोष दे नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है कि भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ शामिल करके और सरकार गिराई। देख, जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनाई और जोड़ तोड़ की सरकार बनाई, हम भी चाहते तो उस समय सरकार हम बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमने कहा जनता ने स्पष्ट जनादेश कांग्रेस को दिया है तो हमने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए खुला छोड़ा और कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 महीने की सरकार अपने अंतर विरोध से, अपने अंतर कलह से राजा और उद्योगपति मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और इनके आपसी झगड़ों के कारण सरकार गिरी। विधायकों को के काम नहीं हो रहे थे, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, ठेकेदारों के लिए, अधिकारियों के लिए उनके दरवाजे खुले होते थे। कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती थी और यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 महीनों में जो कांग्रेस की सरकार ने काम करे उसमें सिवाय तबादला उद्योग के अलावा कोई जनहित के कार्य नहीं हुए। जब कांग्रेस सरकार में आई थी तब उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली के बिल माफ़ करेंगे, लेकिन उन सब मुद्दों को छोड़कर वो सिर्फ व्यक्तिगत हित साधने में लग गए थे और उसी का परिणाम रहा कि जब जन सेवा करने वाले लोगों को लगा कि ये सरकार जिन उद्देश्यों को लेकर बनी है और उन उद्देश्यों से भटक गई है और उसके परिणाम स्वरूप आज ज्योतिराज सिंधिया जी और उनके समर्थक विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और जन सेवा के लिए। और आप देखिए, ज्योतिराज सिंधिया जैसा व्यक्ति जो किसानों की मांग लगातार उठाते रहे, उनको उन्होंने बोला कि आप सड़क पर उतर जाओ। अब जब मुख्यमंत्री अगर यह बोल दे कांग्रेस पार्टी के अपने नेता को तो वो करेगा क्या? तो उन्होंने सड़क पर उतर गए, उन्होंने सड़क पर पूरी सरकार ला के खड़ी कर दी। राजेश जी, आपने सीधे तौर पे बोला है कि सरकार हमने नहीं गिराई, ज्योतिराज सिंधिया ने गिराई। यदि सरकार उन्होंने गिराई थी तो आपने भी तो उनको एक्सेप्ट किया। जिस ज्योतिराज सिंधिया के लिए आप लगातार 15 सालों से ये बोलते रहे कि वो ज़मीनों पे कब्जे करते हैं या उन्होंने झांसी की रानी के साथ इस तरह का बर्ताव किया है या वो अलग अलग प्रकार से कई आरोप भाजपा ने लगाए हैं, और आज जब वो उनके विधायकों के साथ अलग हुए तो भाजपा ने उन्हें क्यों एक्सेप्ट किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार क्यों बनाई, आप ये पूछना चाहते हैं? एक्सेप्ट किया मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों बनाई? जनता ने जनादेश दिया
और उस जनादेश का सम्मान कांग्रेस नहीं कर पाई और जनता के हितों की बात पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से अलग हुए। और जब हमको लगा कि हमारी सिद्धांत और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बात है, जो विचार है, वो भी किसानों के हित की बात करते हैं, हम भी किसानों के हित की बात करते हैं। इस पूरे देश के अंदर किसान हितैषी मुख्यमंत्री कोई रहा है तो शिवराज सिंह चौहान। किसानों की फसल बीमे से लेकर किसानों को मुआवजा देना, किसानों के मतलब 0% ब्याज। आज आप बताओ कि किसानों को 0% ब्याज सबसे पहले ऋण देने वाला प्रदेश बना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए अनेकों योजना बनाई, ढेरों योजना बनाई। और उसी का परिणाम है कि लगातार मध्य प्रदेश जो है खेती के मामले में पूरे देश में अव्वल आया। तो जब हमें लगा कि हमारी सोच और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार से बात उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं किसानों के हित में, वो हमारा एक रास्ता हो सकता है। और जब वे सरकार से बाहर आए तो उन्होंने समर्थन देने के लिए, वे चाहते तो अपनी अलग पार्टी बना सकते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर सत्ता में शामिल ना होते हुए सीधे सीधे उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज 28 सीटों पे जनता का जनादेश वापस लेने जा रहे हैं और ये उपचुनाव होने जा रहे हैं। हम ये जो आज 28 सीटों के उपचुनाव हैं, ये जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो 28 समर्थक विधायक उनके शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, ये वापस जनता के पास आशीर्वाद लेने इसलिए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है वो सिद्ध हो जाएगा कि कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। अखिल जी, सीधा आरोप लगाया राजेश जी ने कि यहाँ पे जो सरकार है वो हमने नहीं गिरी है, कांग्रेस अपने बाहर से हारी है और अब जो है वापस से शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने पे आए हैं। और कुल मिला के इन्होंने सीधे तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में बात कही है कि उन्होंने तो जो है अतिथि शिक्षक के लिए बात करी और अच्छे अच्छे कार्य के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बोला था, कमलनाथ जी को कहा था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, उनको सड़कों पर आना पड़ा। तो ये सीधा आरोप है कांग्रेस पे। कांग्रेस इस चीज को माने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार भी है। तो ये किस तरह के आरोप बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पे लग रहे हैं? देखिए, जो चुनाव हुए थे 2018 में, जब जनता ने जो जनमत दिया था वो कांग्रेस को दिया था, ये बहुत स्पष्ट था। 114 सीट कांग्रेस की थी और बीजेपी की 6 या 7 सीट कम थी। 15 साल का शासन जब सत्ता से बाहर हुआ था तो जनमत ये बोल रहा था कि 15 साल के शासन से जनता खुश नहीं थी, वरना शिवराज सिंह चौहान को शायद 165 सीटें मिलना थी तीसरी बार चौथी टर्म पे, वो नहीं मिली। कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार को काम करने का समय जो 11 साढ़े 11 महीने मिला, उसमें जो डिलीवरी थी वो जनता के सामने, सबके सामने। रहा सवाल कांग्रेस की सरकार क्यों गिरी, तो कुछ नेता, जिसमें एक ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जनता के हित के लिए नहीं गए, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए 15-16 विधायकों को पहले घेर के ले गए। उनको ले जाने में बीजेपी की क्या भूमिका है, ये सारी जनता मध्य प्रदेश की जानती है। शिवराज सिंह चौहान सीहोर के रिसोर्ट से लेके गुड़गांव तक, वो दिल्ली तक, किस तरीके से बेंगलोर तक भागते रहे, दौड़ते रहे, मैनेजमेंट करते रहे। इंदौर के एक विधायक वहाँ जाके उनको सब खाना पीना, रहना ठहरना सब देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही थी? ये सरकार अगर अपने दबाव से गिरना थी तो गिर जाती। आपको तो जनमत नहीं मिला था, आप जनता के उसमें वापस चले जाते, मध्यवर्ती चुनाव हो जाते, आप फुल फेस आते 2/3 सीटों के साथ। पर वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि एक व्यक्ति की सत्ता की लालसा थी, वो थे शिवराज सिंह चौहान। वो बिना सत्ता के छटपटा रहे थे। दूसरा व्यक्ति उनको मिल गया ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जो पक्की पकाई सरकार की मलाई खाना चाहते थे। उन सब चीज़ों के अंतर विरोध के चलते वो दोनों एक हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर जनता के प्रति ईमानदार होते तो वो अपने पिता जैसा दूसरी पार्टी बनाते या तटस्थ रहते, वो बाहर से समर्थन दे देते भारतीय जनता पार्टी को, तो आपकी विचारधारा जिंदा रहती। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सौदा करा, खुद राज्यसभा चले गए, अपने लोगों को मंत्री बनवाया। आप में ईमानदारी थी, आप ये बोल रहे हैं कि हम जनता के सामने चुनाव में जा रहे हैं, तो ठीक है, चुनाव के बाद मंत्री बनाते। 2 महीने का समय लग रहा था, 3 महीने का समय, क्या जल्दी थी कि आपका वही तुलसी सिलावट, वही गोविंद राजपूत जो अधिकृत रूप से भ्रष्ट हैं, उनको मंत्री बनाया। और उनसे मेरा सवाल है, आप भ्रष्ट की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये आपके ही
मुख्यमंत्री का कार्यकाल में कमलनाथ जी जी। कार्यकाल में मंत्री रहे, हाँ। और अब जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली तो आप उन्हें भ्रष्ट साबित करने लगे। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ अधिकृत रूप से भ्रष्ट, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो उन्होंने क्रियाकलाप करा वो जनता ने देखा। आप पैसा लेके आप बिक के गए, आपका जो नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसने अपने आप का सौदा करा। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है कि वो बिके हैं। आप लोग लगातार कांग्रेस पार्टी है आरोप लगा रही है कि 35 करोड़ में, 50 करोड़ में, अलग अलग करोड़ में ये लोग जितने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक मैं तो हैं, वो जीते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपसे एक से ही साबित कर देता हूँ। यही तुलसी सिलावट पिछले 2 चुनाव लड़े थे, जेब से 2 रुपए इनके चाय के खर्च के नहीं निकलते थे, जिसके घर जाते थे मुझे पैसे दे दो चुनाव लड़ाने के लिए। आज वही तुलसी सिलावट 10 करोड़ की साड़ियाँ, कलश, नगद 1000 रुपये के लिफाफे, जिसकी तो शिकायत अधिकृत रूप से हमने की है चुनाव, वो कैसे बांट रहा है? एक सब्जी बेचने वाले का लड़का करोड़पति कैसे बन गया एकदम? तो पैसा तो आया है। ये तो जनता भी समझ रही है कि आज जो 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव जो कांग्रेस के दम पे लड़ा, जो अपने आप को कांग्रेस का ईमानदार नेता बोलता था, वो अचानक इतना करोड़पति कैसे हो गया कि वो पैसा पानी की तरह बहा रहा है, विज्ञापन 10-10 लाख रुपए के दे रहा है, कैसे दे रहा है? आज तक तो कभी किसी चुनाव में नहीं दिए। तो ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, मतलब सीधे सीधे कि ये सरकार गिराने का पैसा था वो इनके पास आया। रहा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो कांग्रेस में जब थे, जब हमें ये नहीं मालूम था कि इनका डीएनए, जो राजमाता ने गद्दारी करी थी वैसे गद्दारी ये करेंगे, क्योंकि इनके पिताजी ईमानदार थे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वही इतिहास दोहराया है जो झांसी की रानी के साथ हुआ है, वही इतिहास दोहराया है जो राजमाता ने करा है, वो इन्होंने आके आज कमलनाथ सरकार के साथ करा है। तो उनको गद्दार बोलने की वजह है, उनको गद्दार इसलिए बोल रहे हैं, कांग्रेस में थे 20 साल 18 साल उन्होंने कांग्रेस का उपभोग करा, मंत्री रहे, नरेंद्र मोदी जी को लाखों गालियां देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सिर पे उठा के घूम रहे हैं, उसी नेता को जो आज से 6 महीने 8 महीने पहले तक नरेंद्र मोदी की हंसी उड़ाता था, उनकी मिमिक्री करता था, आज वो दूसरे नेताओं की मिमिक्री कर रहा है। तो ऐसी क्या वजह थी भारतीय जनता पार्टी को कि आज 3 साल बचे हैं चुनाव में? अभी आप मान लें तो ये चुनाव के बाद 3 साल की सरकार बची है, 6 महीने आखिरी के हटा दें तो 2.5 साल की सरकार बनेगी, जो भी सरकार बनती है। तो शिवराज सिंह चौहान सिर्फ अपने हित के लिए 25 विधानसभाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनका पॉलिटिकल मर्डर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि तुलसी सिलावट 1% मान लो दुर्भाग्य से चुनाव जीत गए, तो जो बीजेपी के ईमानदार नेता हैं, चाहे राजेश सोनकर ले लें या दूसरे नेता ले लें, जो भी दावेदार, उनके तो अगले 8 साल खत्म हो गए जीवन के, वो तो राजनीति से बाहर हो जाएंगे। जिंदगी भर उन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया, संघर्ष करा, ऐसे हर विधानसभा में जो विधायक के दावेदार थे वो इन 25 गद्दारों के लिए अपना जीवन क्यों खत्म करेंगे? लेकिन भाजपा को तो इस जो आप बात बता रहे हैं कि इनका लाइफ खत्म हो जाएगी, राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन भाजपा इस चीज को नहीं मान रही। भाजपा ने तो सबको एक्सेप्ट किया। देखिए, नहीं, भाजपा मान रही है, भाजपा के 2 नेता नहीं मान रहे हैं, एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये पता है कि 25 हार भी गए तो उनको फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अगले बीजेपी के नेता तो वो ऊपर से बन गए अमित शाह जी के सौजन्य से। शिवराज सिंह चौहान खत्म हो जाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर खत्म हो जाएंगे, अन्य नेता खत्म हो जाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय के कोई होल्ड नहीं है और ना रहेगा उनका। एकमात्र नेता रहेगा बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का। तो ये उनको पता है बीजेपी के कई नेता को कि अगला नेता हमारा नेतृत्व करता कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैलाश विजयवर्गीय के खास विधायक को मंत्री नहीं बनने दिया। क्या कर पाए कैलाश विजयवर्गीय? कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं बनने दिया? वजह बताते हैं, 1 लाख से जो जीता है विधायक का चुनाव, वो आज तक मंत्री नहीं बन पाया। तो ये पावर गेम है, पैसा का गेम है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया माहिर है खरीदने और बेचने में। सीधा सा आरोप है आपकी पार्टी पे कि जो एक पूरा जो गेम चल रहा है वो पैसे का गेम चल रहा है, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं बल्कि कूटनीति काम आ रही है। और क्या आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि अब जो पहले कांग्रेस में सिंधिया एक चेहरा हुआ करता था कि उनके दम पे कांग्रेस कहती थी कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, इस बार ठीक उल्टा हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी में आ गए। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जो सभाएं ले रहे हैं, जो लगातार जो जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार साथ में रखते, तो क्या शिवराज जी को ये डर है कि वो इस बार अपने अकेले चेहरे पर जो है चुनाव नहीं जीत पाएंगे? देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाया, उनको प्रोजेक्ट किया, स्टार प्रचारक बनाया, पूरे मध्य प्रदेश में घुमाया और ये बोला कि हमारा चॉकलेटी चेहरा है, ये हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन जनता को आपने एक अच्छा, सुंदर, एक युवा, ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्तित्व सामने रखा
और आपने चुनाव के बाद क्या करा, छल कपट से एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसका जनता से सीधा कोई सरोकार नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस को फंडिंग करता रहा, पूरा चुनाव मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, 500-600 करोड़ रुपए की फंडिंग करी और उसके बदले में मुख्यमंत्री पद हथिया लिया। तो कांग्रेस के डीएनए में धोखाधड़ी, तो कांग्रेस के डीएनए में इस देश की 70 साल की आज़ादी के बाद इस देश की जनता को ठगा, इस देश की जनता के साथ धोखाधड़ी करी। और शुरुआत जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने और बनाने की बात हुई, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी कांग्रेस एक मत थी, लेकिन बना दिया जवाहरलाल नेहरू को जनमत के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आम राय के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू को बना दिया। वही इतिहास फिर मध्य प्रदेश में दोहराया कि चेहरा दिखाया मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का। भाजपा में तो लगातार 15 सालों से शिवराज जी का चेहरा सामने आ रहा है। क्या भाजपा के पास ऐसा कोई मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं है जो शिवराज जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर चेहरा मुख्यमंत्री का चेहरा है। हर कार्यकर्ता अपने आप में एक मजबूत कार्यकर्ता है, मजबूत नेता है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि कोई साधारण सा व्यक्ति, चाहे किसान के परिवार से हो, मजदूर के परिवार से हो, चाहे सरकारी किसी अधिकारी के परिवार से हो, कर्मचारी के परिवार से हो, चाय बनाने वाले के परिवार से हो, सब्जी बेचने वाले के परिवार से हो, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि वो नीचे से लेके अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक वो पहुंचता है, शिखर के पदों पर। आज हमारे चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, जना कृष्ण मूर्ति जी रहे हों, वेंकैया नायडू रहे हों, अमित शाह जी रहे हों, जेपी नड्डा जी रहे हों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी रहे हों, नरेंद्र सिंह तोमर रहे हों, कैलाश विजयवर्गीय रहे हों, ऐसे अनेकों नेता हैं जिनको मैं उदाहरण देके आपको नाम गिना सकता हूं कि ये वो साधारण परिवारों से आए हुए लोग हैं जिन्होंने अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में अपना स्थान बनाया, ना कि पैसे के दम पर राजनीति करके पद को हथियाया। आप देखिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाया, राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा दिखाया, सचिन पायलट का चेहरा दिखा के उन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। तो कांग्रेस का तो डीएनए धोखा देने का है और धोखाधड़ी करने का ही है। तो मैं राजेश जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि चेहरा बनाया, तो आपके इसमें भी कई बार आप कहते हैं कि जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो संघ उसके पीछे पूरी मेहनत करता है। तो यहाँ बात चेहरे को लेकर है या पार्टी की कर्तव्य निष्ठता को लेकर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, नेताओं की कर्तव्य निष्ठा के ऊपर, उनकी जनाधार के ऊपर राजनीति करती है। और कांग्रेस में सीधे पैसों के दम पे राजनीति होती है ना। आज कांग्रेस में आपको कोई भी व्यक्ति अगर पैसा है उसके पास तो वो कांग्रेस में राजनीति कर सकता है, अन्यथा आज राकेश भाई इतने योग्य काबिल प्रवक्ता हैं, नेता हैं, क्यों नहीं इनको भैया आप कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार में किसी शासन के पदों पे बिठाया? क्यों ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया गया जिनके पास बाहुबल था, जिनके पास धनबल था? ऐसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। जो कांग्रेस में वही नेता आगे बढ़ सकता है जिसके पास धनबल हो या बाहुबली हो। राकेश भाई जैसे अच्छे और सच्चे लोगों को तो कांग्रेस में कदर ही नहीं है ना। इसीलिए कांग्रेस में अधिकांश लोग आज या तो घर बैठ गए हैं या फिर दूसरी राजनीतिक दलों में चले गए हैं, जहाँ पे उनको उनकी योग्यता का सम्मान होता है, जहाँ पे उनकी काबिलियत का सम्मान होता है, वो उस पार्टी में शामिल हो गए हैं। राकेश जी, ये बहुत बड़ा आरोप है उदावत जी कि कांग्रेस में पैसों की कीमत होती है। वो कुल मिला के आपके पद को लेकर भी बात कर रहे हैं कि राकेश जी जो हैं कितने साल हो गए उनके, जब मुख्यमंत्री आए तब भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्या सच्चाई क्या है इसका? देखिए, मैं सिलसिलेवार आपको जवाब दे देता हूँ। आप याद कीजिए 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो किसने मेहनत की थी? आपको याद होगा एक नाम, उमा भारती। वो उमा भारती 6 महीने भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाई थी। 6 महीने बाद एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया था लाके, जिसका कोई जनाधार वैसा नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिवराज सिंह चौहान तो 2003 का चुनाव हार चुके थे विधानसभा का राधोगढ़ से। उनकी काबिलियत सिद्ध हो चुकी थी कि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया? क्या भारतीय जनता पार्टी में पैसा, चेहरा और ये जो बातें सारी उदावत जी ने बोली, क्या ये वजह नहीं थी? क्या शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में कैलाश विजयवर्गीय की जो टीम है और अन्य लोगों की जो आर्थिक टीम है उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं था? क्या बाबूलाल गौर को साजिश के तहत फंसा के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया था? लगातार 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद
और जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसने फिर अपने एक विधानसभा के विधायक का इस्तीफा दिलाया और फिर वो मुख्यमंत्री बना। जबकि काबिल में सुमित्रा महाजन थी उस समय, लेकिन उसको काबिल नहीं समझा गया सुमित्रा महाजन को कि मुख्यमंत्री लायक है। स्वयं कैलाश विजयवर्गीय एक युवा नेता थे, बहुत अच्छा संदेश जाता वो मुख्यमंत्री बनते, उनको नहीं बनाया गया। आज तक वो हाशिए पे हैं। प्रदेश की कार्यकारिणी, देश की कार्यकारिणी में ऐसा उनको प्रदेश दे रखा है जहाँ 2 या 5 सीटें भी नहीं आती। तो जिन नेतृत्व आपको युवा समाप्त करना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक तरीका रहा है कि घोड़े के आगे गधे को बिठा दो। वो उदाहरण है यहाँ बहुत सारे। आप यहाँ से चलिए, कैलाश विजयवर्गीय 2010 से बेरोजगार हैं। आखिरी बार 10 या 11 में मंत्री थे, जब से वो बेरोजगार हैं 10 साल हो गए बेरोजगारी झेलते झेलते उनको। राजनीतिक रूप से बेरोजगार बोलूँगा, मध्य प्रदेश में सरकार रही जब भी बेरोजगार थे, चुनाव हुए जब भी वो बेरोजगार रहे, सिर्फ अपने पुत्र को जैसे तैसे सारे समीकरण जमा के चुनाव जीता पाए और अपने समर्थक को वो मंत्री आखिर तक नहीं बना पाए। ले देखे इतना राजनीतिक कार्यकाल में उनकी उपलब्धि अगर देखी जाए तो सिर्फ बयानबाजी और सारी ये उनकी खुद की उपलब्धि के सिवा सामाजिक उपलब्धि जिसको बोलते हैं, राजनीतिक उपलब्धि बोलते हैं कि आपने मील का पत्थर साबित कर दिया, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है कि वो जो काम नहीं करना वो आरएसएस पे ढोल देते हैं कि संघ का कहना है कि ये नहीं होना, और जो काम करना वहाँ संघ किनारे कर दिया जाता है। अभी आरएसएस से ये नहीं पूछा गया कि वो इस ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार आरएसएस को, मोदी जी को बहुत अपशब्द बोलते थे और वो वीडियो सब चल रहे हैं, सबने देखे, उनको हम लें या नहीं लें। स्वयं मोदी जी ने इस बात की सहमति दी या नहीं दी ये भी किसी को नहीं पता है। पूरा मध्य प्रदेश के नेताओं पे सिर्फ एक नेता का सत्ता का लालच था, शिवराज सिंह चौहान का, कि मुझे वापस सत्ता चाहिए कि मेरे घोटाले ना खुले, व्यापम की फिर से डिटेल जांच ना हो, जितने घोटाले हुए उनकी जांच ना हो, रेती कांड, जमाने के हजारों कांड है। राकेश जी, मैं आपसे यहाँ एक चीज रोकना चाहूँगा कि आरएसएस ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले से अपनाया है, वो नागपुर भी गए थे अभी कुछ दिन पहले। ये तो बाद में आने के बाद गए। पहले भारतीय जनता पार्टी में हर बात का पहले डिस्कशन होता है। अभी तक बूथ की बात होती थी, फिर आरएसएस वर्क करती थी। आज क्या वजह है कि मुख्यमंत्री हाथ में सुपारी लेके कसम खिलवा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को कि आप बूथ जिताओगे? आपको भरोसा नहीं रहा, अविश्वास हो गया। वही बात जो मैंने पहले बोली थी कि 25 जो ये गद्दार लोग हैं, इनके यहाँ के लोकल नेता, क्या ईमानदार से जो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा का नेता है, वो कभी एक गद्दार कांग्रेसी को वोट देगा क्या उसको अपना नेता बनाएगा और अपने 10 साल आगे का खराब करेगा? और उसको ये पता है कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंह उठा के अगर बहुजन समाज पार्टी में चले गए तो ये सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी में भग जाएंगे। ये आज भी नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को। ये क्या बोलते हैं? सिंधिया समर्थक। इनको कोई लेना देना नहीं आरएसएस से। संघ प्रमुख भोपाल आए थे, एक भी मिलने नहीं गया, उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया कि हमारे आइडियोलॉजी के लोग नहीं है। तो फिर क्या है? एक सत्ता का खेल है, एक पैसे का खेल है ना। अपन कह सकते हैं कि भाजपा अलग काम कर रहा है, संघ अलग काम कर रहा है। अगर संघ ने नहीं, देखिए संघ के अगर आप ये मानते हैं कि संघ की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, वो राष्ट्र बनाने में काम करता है, तो फिर संघ को यहाँ पे इन सबको बुला के मिलना था, सबको आरएसएस की ड्रेस पहना के उनकी सलामी लेना थी, उनको अपने सिद्धांत, अपने आदर्श सिखाना थे। संघ ने क्यों दूरी बनाई इन लोगों से? एक को भी मिलने भोपाल में 3 दिन का सम्मेलन, उनका जो चिंतन शिविर था, उसमें नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी आइडियोलॉजी के लोग नहीं है। तो आरएसएस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर चुकी है। अब जो लड़ाई है वो गद्दार वर्सेस जनता की लड़ाई हो गई है। कांग्रेस तो उसके पीछे खड़ी है। जनता ये जैसे ही वोट मांगने जाते हैं तो जनता का एक बात कहना है कि हमने इसको वोट दिया था, इसने गद्दारी करी, इसको हराना है। अब जिताना किसको है ये तो जनता खुद ही स्पष्ट कर देगी 10 तारीख को। अजय जी, यहाँ पे सीधे तौर पे राकेश जी ने कहा है कि संघ ने जो है अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायकों को अभी तक नहीं अपनाया है। तो क्या संघ अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक ही ऐसे व्यक्तियों को अपनाती है जो उनके हिसाब से चले या उनके रूप में ढल जाए? लेकिन यहाँ पे ठीक भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने तो पूरी तरह से उनको अपना के उनको टिकट भी वितरित कर दी है। अब सीधे जो 28 जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कई टिकट ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी है। तो आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नागपुर भी गए थे, वहाँ भी उनकी संघ प्रमुखों से बात हुई, और सीधा राकेश जी ने आरोप लगाया कि जब भोपाल में जब आए तो किसी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो जितने विधायक थे उनसे नहीं मिले? तो इसमें कहाँ कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात का जवाब देता हूँ मैं आपका कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक काम करने वाला संगठन है। उसका सीधे सीधे राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। और आपको रोहित भाई शायद याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले, शायद 6-8 महीने पहले, एक कार्यक्रम में मोहन राव भागवत जी से, हमारे माननीय संचालक जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि
भारतीय जनता पार्टी को ही संघ का समर्थन क्यों मिलता है, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है और जो संघ की विचारधारा को समर्थन करेगा और जो संघ की विचारधारा के लिए काम करेगा, हमारा समर्थन उसको मिलेगा। तो क्या ये आपको लगता है कि संघ की विचारधारा के मुताबिक काम हो रहा है? संघ को जैसे आप मानते हैं शांति प्रिय और भाजपा को जो पर्दे के पीछे से वो सपोर्ट भी करता है, लेकिन लगातार ये जो आरोप है कि जो आज उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीटों पे कि इसकी क्यों जरूरत है, तो संघ ने कभी इस चीज़ पे भाजपा को आड़ो हाथ नहीं लिया कि ये चुनाव की क्यों जरूरत पड़ी है? इन लोगों की संघ की मानसिकता नहीं थी, इन्होंने जो बीजेपी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कभी संघ ने इस चीज़ में अपना बयान नहीं दिया? देखिए, राजनीति में सीधा सीधा संघ का कोई दखल होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आंतरिक लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक शीर्ष नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है उसके अनुरूप बाकी के कार्यकर्ता उसकी कार्य योजना को क्रियान्वित करते हैं। देखिए, राजनीतिक कोई वो काम है जो जन सेवा के लिए लोग समाज सेवा या राजनीति में काम करते हैं और सरकार चलाना, सरकार बनाना और सरकार बनाने का अगर अवसर आगे होकर कांग्रेस के अंतर्विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिला तो आपदा में अवसर का एक उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो आपदा कांग्रेस के ऊपर अपने अंतर्विरोध से आई उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उसको आत्मसात किया और सरकार बनाने का काम किया। और आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इनकी 1.5 साल की सरकार थी। अभी आपने कहा कि भैया व्यापम घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तो भैया आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे 1.5 साल, 15 साल तक आपने खूब व्यापम चलाया, आपने खूब बहुत सारे घोटाले घपलों की बात करी, आप जांच करा लेते। आपको किसने रोका था? भाई आपको किसी ने रोका तो नहीं था। आप सरकार में, आपकी सरकार में आप कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री, क्यों नहीं आपने उसको रोका? क्यों नहीं आपने उसकी जांच कराई? भाई आपको जांच कराने से कोई रोक रहा था क्या कि भैया नहीं हमारी जांच मत करो? आप स्वतंत्र थे, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं थी कि आप जनहित के मुद्दों पे ध्यान देते। आपके पास फुर्सत ही नहीं थी कि जनता के बीच में जाते। आपके पास फुर्सत ही नहीं थी कि आप विधायकों से मिलते। आपके पास फुर्सत ही नहीं थी कि अच्छे लोगों के साथ मिलकर उनकी इंदौर विकास प्राधिकरण में राकेश भाई को अध्यक्ष बना देते या और अन्य नेताओं को कहीं किसी अच्छे संगठनों में नियुक्त कर देते। ये तो सिर्फ और सिर्फ राजा उद्योगपति मिलकर अपना एक नया उद्योग ने तबादला उद्योग डाल लिया, उस तबादला उद्योग में व्यस्त रहे, मस्त रहे और उसी का परिणाम रहा कि जनता की उपेक्षा होती रही, अनदेखी होती रही। और आज जिस प्रकार से वे विधवा विलाप कर रहे हैं उसका सिर्फ एकमात्र कारण कोई है तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जिसके कारण आज कांग्रेस की सरकार सड़क पे आ गई। अरे जी, आपने तबादले की बात बोली, तबादले तो अभी भी जारी हैं। अभी चूंकि आचार संहिता लग चुकी है सब कई विधानसभा में, उसका आज भी कल भी तबादले हुए हैं। तबादले तो पिछले 15 वर्ष से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। देखिए, तबादला एक नीतिगत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में जहाँ जहाँ लगता है कहीं कोई शिकायत होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं अभी आचार संहिता लगी विभिन्न 25 विधानसभा सीटों पे। अब जैसे कहीं किसी की शिकायत हुई, कहीं किसी का कुछ हुआ, कहीं किसी का अन्य कोई कारण है, तो सरकार चूँकि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अगर स्थानांतरण कर रही तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं। यानी तबादला हो तो भाजपा में प्रक्रिया हो जाती है और इधर तबादला हो तो वो उद्योग हो जाता है। हमारे यहाँ तबादला जो होता है वो प्रक्रिया से होता है और कांग्रेस की सरकार में तो ये है कि आप एक पर्टिकुलर सिस्टम से आइए और उस सिस्टम को फॉलो कीजिए और उस सिस्टम के अंतर्गत तबादला करा लीजिए। कांग्रेस की सरकार में अधिकारी स्पष्ट रूप से बोलते थे कि शाम को 6 बजे बाद वल्लभ भवन में जाओ और काम करा के आ जाओ। राकेश जी, बहुत बड़ा आरोप है कि वल्लभ भवन जो है इस तरह से उद्योग तबादला उद्योग चलाता था और ये भी कहना है कि जो अगर 15 महीने की सरकार रही थी तो 15 महीने में व्यापम घोटाले और अन्य घोटालों पर कमलनाथ जी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? देखिए, 15 महीने में जो कार्रवाई की गई है, चाहे व्यापम की जांच हो या अन्य जांचों में, सब में कमेटियां बना के और कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें सिंहस्थ घोटाले की जांच भी बहुत आगे तक आ गई थी। अन्य जांचें भी अपनी गति से चल रही थी और अगर समय प्रॉपर मिलता तो 2 साल में बहुत सारे नेता और अधिकारी जेल के अंदर होते। उसी की घबराहट शिवराज सिंह चौहान को बहुत ज़्यादा थी। पहली बार ऐसा हुआ मध्य प्रदेश में कि वल्लभ भवन से सरकार काम कर रही थी, नहीं तो मुख्यमंत्री निवास से
और मुख्यमंत्री का परिवार सरकार चलाता था। कहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं ये पूरा मध्य प्रदेश जानता था। कैसे सीएस घोटाला हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व थे उसमें, वो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और सारी जांचें वो पुरानी बीजेपी सरकार के समय से चल रही है, जो कांग्रेस की सरकार 1.5 साल रही उसमें भी वो जांचें आगे बढ़ रही थी। सबसे बड़ी बात है कि सीएस के घोटाले में कमलनाथ सरकार ने एफआईआर भी दर्ज करी, लेकिन हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा केस में नहीं है जिससे मालूम पड़े कि शिवराज। देखिए एक प्रक्रिया होती है, जब तक आपके गिरवा तक हाथ पहुंचते उसके पहले पैसे का खेल करके, और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ ऐसे नेता निकले जो वफादार नहीं थे। तो बीजेपी ने खेल इन्हीं नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो इन्हीं पैसे का खेल किया, या कमलनाथ जी का इसमें कोई लिंक था? नहीं, 25 ही लोगों को पैसे मिले हैं। 25 लोग जो हैं उनको, किसी को 2 करोड़, किसी को 5 करोड़, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को क्या, ये बहुत सारी चीज़ें अभी सामने निकल के आएंगी। और सब ये इनको पैसा मिला है, तो ही वो स्थिति चुनाव के हर जगह आप देख रहे हैं जो भिन्न भिन्न हो रही है। जो पुराने चुनाव लड़ते थे, आज इमरती देवी जो चुनाव लड़ती थी उस समय पिछले 2 चुनाव कैसे लड़े, और आज जनता भी समझ रही है इस चीज़ को कि आज अगर कोई हमें लालच दे रहा है वोट खरीदने के लिए, निश्चित तौर पर जो विधायक था वो तो बिक चुका है, कांग्रेस का था वो बीजेपी का हो गया, बीजेपी ने खरीद के, सिंधिया ने खरीद के अपनी सरकार बनाने को वो सब चीज़ें कर ली। लेकिन आज भी एक मतदाता नहीं बिका है, वो ये जानता है कि आज अगर मुझे पैसे दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और पिछले चुनाव में नहीं दिए थे तो क्यों नहीं दिए। तो आज जो ये चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। अगर ये 25 नहीं हारते हैं तो लोकतंत्र हमेशा के लिए मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई अब लोकतंत्र बचाने की है, लड़ाई सत्ता की भी नहीं है। ये सरकार जो बनेगी वो तो 2.5-3 साल की रहेगी, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, आज लोकतंत्र अगर बचा तो ये सारी चीज़ें कायम रहेंगी। वरना इसी तरीके से खरीदो बेचो चला तो ये चुनाव जीतने के बाद हो सकता है कि फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाके मिल जाएंगे, वो बाहर से सपोर्ट देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दें या कांग्रेस की बना दें, फिर पैसे का लेन देन हो जाएगा। तो ये जड़ से खत्म। मेरा जनता से भी नहीं, जनता से भी ये निवेदन है कि ये 25 हारना चाहिए किसी भी सूरत में। कांग्रेस सरकार बनाए वो बनाए, नहीं बनती है कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये 25 जड़ से खत्म होना चाहिए। ये बीमारी है, कैंसर है मध्य प्रदेश के लिए। अगर ये समाप्त नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता, जो 25 जगह के ईमानदार नेता, वो समाप्त हो जाएंगे। जो पैसे का खेल करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जैसे, वो तो जिंदा रहेंगे क्योंकि वो पैसे के लिए जिंदा है, वो दलाली करने के लिए जिंदा है, वो तो अपने लेन देन करते रहेंगे। लेकिन अगर आप जिसको ईमानदार भारतीय जनता पार्टी की लाइन बोलते हैं, जिसको RSS की लाइन बोलते हैं, आप देख लीजिए इन 25 को RSS ने कहीं समर्थन नहीं दिया। कहीं भी किसी भी कार्यालय से कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना कोई संगठन मंत्री ने आदेश दिए हैं, ना कभी उनकी मदद के लिए कोई खड़ा होकर आया है। जबकि शिविर था भोपाल में, नरोत्तम मिश्रा मिलने गए, बाकी सारे मंत्री मिलने गए, सबसे भारतीय जनता पार्टी RSS के प्रमुख ने मुलाकात करी, लेकिन एक भी इन गद्दारों को उन्होंने आने नहीं दिया। बोले नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो मैं आज भी तारीफ करता हूँ RSS की कि उसमें आज भी ईमानदारी कायम है, और शिवराज सिंह चौहान में कूट कूट के बेईमानी भरी हुई, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। तो देखिए, तमाम सवालों के जवाब आज कांग्रेस और भाजपा के दोनों नेताओं ने दिए, और अपने ओर से भी दावे भी किए कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं और 28 विधानसभा चुनाव में ही जो है हमारे जो नेता है वो जीतेंगे। और जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति अब जो उफान पर आ गई है, पहले राम मंदिर और अब नारियल और सुपारी, तमाम ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जो धर्म से राजनीति को जोड़ती हुई नजर आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए।